जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली भारत के चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में। बहुत से भक्त बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान करते तो उनके मन में बहुत से सवाल आते, तो आज उन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। कैसे आप बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं, बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, बद्रीनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए, कौन सा तरीका सही रहेगा बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए, अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो और कौन कौन सी जगह आप बद्रीनाथ के अलावा विजिट कर सकते हैं, और आखिर में जानेंगे बद्रीनाथ यात्रा में कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय बद्री विशाल सभी भक्त जरूर लिखेंगे। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आप बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए सबसे पहले सभी भक्त पहुंचते हैं हरिद्वार या फिर योग नगरी ऋषिकेश। इन दोनों जगह से ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार और योग नगरी ऋषिकेश मुख्य रूप से रेल लाइन और परिवहन मार्ग से पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। हालांकि योग नगरी ऋषिकेश के लिए बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए मुख्य रूप से सभी शहरों से सीधे ट्रेन चलती है, तो आप बाई ट्रेन हरिद्वार तक जा सकते हैं। हरिद्वार पहुँचने के बाद आगे का सफर आपको बाई रोड ही करना होता है। अगर दूरी की बात करें तो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी 316 किलोमीटर के आसपास है और योग नगरी से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 290 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना होगा देहरादून एयरपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहाँ से आगे का सफर आप बाई रोड ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप बाई ट्रेन हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार आने के बाद आगे अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा हरिद्वार से ही करिए। तो दोस्तों अभी हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। बात करते हैं आपको हरिद्वार से आगे बद्रीनाथ धाम तक कैसे जाना है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप सिर्फ दो तरीके से ही बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। सबसे पहला और सस्ता तरीका है बाई बस। बाई बस आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। हरिद्वार से बहुत सारी बसेस सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए चलती हैं। अब बात कर लेते हैं आपको बस की टिकट कैसे लेनी और कितना खर्च आने वाला है आपको बस की टिकट पर। तो आप जब हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई है, जहाँ से आप अपना हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम का बस का टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप पे जाके भी बस का टिकट ले सकते हैं। अब बात करते हैं बस की टिकट कितने की मिलेगी। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ धाम का किराया है, वह जो हरिद्वार की गवर्नमेंट बसें चलती है मात्र 550 रुपए से लेके 600 रुपए का चार्ज करती हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक के लिए। इसके अलावा अगर आप अपनी बस की टिकट एडवांस में बुकिंग करना चाहते तो आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से भी अपनी ऑनलाइन बस की टिकट एडवांस में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी टिकट एडवांस करते हैं पहले तो इसमें आपको एक नुकसान है, इसमें आपको 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। और इसमें जो आपका फायदा होने वाला फायदा ये आपका होगा कि आपकी मनचाही सीट मनचाही बस में आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हरिद्वार पहुंचते और आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम के लिए बसें नहीं मिलती हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा हरिद्वार से जोशीमठ। जोशीमठ के लिए आपको हरिद्वार से दिन भर बसें मिल जाती हैं, लेकिन बद्रीनाथ के लिए जो बसें चलती हैं वो शाम को अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि बद्रीनाथ का जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो रात में सारी जो ट्रैफिक होती है, बसें हो या फिर प्राइवेट टैक्सी हो, पूरी तरीके से रोक दी जाती है। रात में आप बद्रीनाथ हाईवे पे नहीं चल सकते हैं, जोशीमठ के आगे बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाता है। इसलिए आप हरिद्वार से जोशीमठ बाई बस चले जाइए। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी चलती है, 100 रुपए का चार्ज करती है, तो आप शेयरिंग टैक्सी से 100 रुपए देके बद्रीनाथ धाम तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बाई फ्लाइट देहरादून आ रहे हैं तो देहरादून पहुँचने के बाद भी देहरादून से सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक 3 से 4 बसें बद्रीनाथ धाम के लिए चलती है, तो आप बाई बस बद्रीनाथ धाम तक देहरादून पहुँचने के बाद भी जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी करके भी आप देहरादून से सीधे बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके भी बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। ये आपको राउंड ट्रिप में ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। ये आपको पहले दिन लेके जाएंगे बद्रीनाथ धाम, आप दर्शन कर लीजिए पहले दिन, दूसरे दिन आप माड़ा गाँव और आसपास की जगह विजिट कर लीजिए और शाम तक ही आपको वापस हरिद्वार में छोड़ देते हैं। तो आप अगर चाहें 3 से 4 लोग या 5 लोग हैं तो प्राइवेट टैक्सी करके भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हो गई बद्रीनाथ धाम कैसे जाना है। बात कर लेते हैं बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम में आप 3 तरीके से रुक सकते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन है, वहाँ पे बहुत सारे आश्रम बने हुए जहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए में नाइट स्टे करने के लिए रूम अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप इन आश्रम में भी रुक सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे GMVN का एक यात्री निवास बना हुआ है और एक होटल देवलोक बना हुआ है। अगर आप यात्री निवास में रुकते हैं तो यहाँ
यहाँ पे आपको 300 रुपए में डोरमेट्री अवेलेबल हो जाती है। और अगर आप होटल देवलोक में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेमी डिलक्स और डिलक्स रूम मिलता है। अगर सेमी डिलक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 38 रुपए देने पड़ते हैं, और अगर आप डिलक्स रूम लेते हैं होटल देवलोक में तो यहाँ पे आपको 4800 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप रुकते हैं तो यहाँ पे आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी इसी में करने को मिलता है। और अगर आप यात्री निवास में रुकते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 300 रुपए में डोरमेट्री अवेलेबल होती है। इसकी बुकिंग आप वहाँ पहुँचने के बाद भी करा सकते हैं। और अगर आप पहले से अपनी बुकिंग ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com पे जाके भी एडवांस में अपनी बुकिंग पहले से रूम या फिर डोरमेट्री की करा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो सीधे एक क्लिक पे जाके आप अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बद्रीनाथ धाम में बहुत सारे होटल भी बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने तो यहाँ पे आपको 2500 रुपए से लेकर 4000 रुपए होटल के रूम के लिए आपको देने पड़ सकते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में प्राइवेट होटल में भी बद्रीनाथ धाम में रूम बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि बद्रीनाथ धाम के लिए पीक सीजन कौन सा होता है और ऑफ सीजन कौन सा होता है। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले इसी बारे में हम बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में बहुत ज्यादा भीड़ कब होती है और कम भीड़ कब होती है। बद्रीनाथ धाम में कौन सा सही समय रहेगा आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है बद्रीनाथ धाम के कपाट मात्र 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ का जो मंदिर बना हुआ बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और सर्दियों में यहाँ पे माइनस टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है, इसीलिए सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट अप्रैल से मई महीने के बीच में अक्षय तृतीया पे खुलते हैं और उधर अक्टूबर से नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर बंद कर दिए जाते हैं। तो इन्हीं 6 महीने सिर्फ बद्रीनाथ धाम की यात्रा चलती है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सितंबर अक्टूबर का, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है, इसीलिए सितंबर अक्टूबर में अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आप कम खर्च में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ यात्रा का जो पीक टाइम होता है वह होता है मई जून का होता है, क्योंकि मई जून में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो बहुत से भक्त मई जून में ही अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। अगर आप कम भीड़ में अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर का महीना आपके लिए बेस्ट होगा और कम खर्च में आप सितंबर अक्टूबर में अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ में अपनी यात्रा कर सकते हैं तो आप मई जून में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं और इसमें आपका खर्च भी ज्यादा होने वाला है। और दोस्तों जुलाई और अगस्त के महीने में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मानसून का समय होता है और बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा होती है पहाड़ी क्षेत्र से होकर पूरी गुजरती है, तो जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाता है और 3-3 दिन का 4-4 दिन का जाम भी लग जाता है, जिससे आपकी जो यात्रा है पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। इसलिए अगस्त और जुलाई में आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो कितने दिन का बद्रीनाथ धाम में स्टे बनाना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप बाई बस अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बद्रीनाथ धाम में 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको बद्रीनाथ धाम में 1 नाइट का स्टे ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बस से सफर करते हैं तो पहले दिन आप जाते हैं तो 10 से 12 घंटे का सफर होता है, बाई बस शाम तक आप पहुंचेंगे तो बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। इसके अलावा भी वहाँ पे कई सारी जगह हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा, वहाँ पे जाके भी आपको दर्शन करना होता है। तो दूसरे दिन आपका पूरा समय निकल जाता है, फिर आपको 1 नाइट स्टे वहाँ पे करना पड़ेगा बद्रीनाथ, फिर तीसरे दिन आप बद्रीनाथ धाम से वापस हरिद्वार आते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो आप पहले दिन पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं, दूसरे दिन आप सुबह सुबह उठते हैं और जो आसपास के विजिट करने वाली जगह है विजिट करते हैं, फिर उसी प्राइवेट टैक्सी से आप शाम तक हरिद्वार बहुत आसानी से आ जाते हैं। लगे हाथ दोस्तों बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था। तो बद्रीनाथ धाम में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है, 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में आपको थाल सिस्टम में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे होटल बने और यहाँ पे आपको साउथ इंडियन खाना खाने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके थे, हमारे खाने पीने की रुकने की व्यवस्था हो चुकी थी। अब हमको चलना है बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। तो बस स्टॉप पे अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही बद्रीनाथ धाम का मंदिर बना हुआ है। आप मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर परिसर में ही तृप्त जल कुंड बना है। अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं तो कुछ बूंदे अपने ऊपर छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद आप जाके मंदिर में लाइन लग जाइए। अगर आप पीक सीजन में दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब मई जून में जा रहे हैं, तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हैं तो आपको आधे से 1 घंटे में बहुत आसानी से दर्शन हो जाएंगे। सामने बद्री विशाल विराजमान है, आप इनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वापस आ जाइए। मंदिर में और भगवान जी की कुछ मंदिर बने हुए छोटे छोटे, आपको इनके भी दर्शन कर लेने और दर्शन करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको जाना एक जगह ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल वह जगह है जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों के पुत्रों का
का पिंड दान करते। अगर आप भी बद्रीनाथ धाम में पिंड दान करना चाहते तो वहीं पे ब्रह्म कपाल पे जाके अपने पुरखों के लिए पिंड दान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो बात हो गई बद्रीनाथ धाम में आपको दर्शन कैसे करना है। बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के अलावा आप और कहां जा सकते हैं दर्शन करने। तो आप सबसे पहले जाएंगे बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भारत का आखिरी सीमांतर गाँव माड़ा गाँव। आप माड़ा गाँव जाके भी विजिट कर सकते हैं। जब आप माड़ा गाँव जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 से 4 जगह और जाके विजिट कर लेनी, जो कि माड़ा गाँव में ही पड़ती है या फिर माड़ा गाँव से कुछ दूरी पे पड़ती है। माड़ा गाँव में ही आपको व्यास गुफा देखने को मिल जाएगी। आप व्यास गुफा जाके दर्शन कर लीजिए। यहीं पे गणेश गुफा है, आप गणेश गुफा में जाके दर्शन कर लीजिए। और यहीं से कहते हैं पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह भीम ने एक शिला डाल के पुल का निर्माण किया था, तो आप भीम पुल पे जाके भीम शिला भी देख सकते हैं। और यहीं पे सरस्वती मैया का मंदिर बना हो तो आप सरस्वती मैया के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहीं पे आपको भारत की आखिरी चाय की दुकान भी देखने को मिलेगी, तो आप इस दुकान पे जाके चाय की चुस्की का मजा भी ले सकते हैं। और दोस्तों जब आप माड़ा गाँव या फिर सारी चीजें मैंने बताई आप विजिट करते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो 1 से 1.5 घंटे में आप माड़ा गाँव और आसपास की सारी जगह बहुत आसानी से विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं कि कितना खर्च आएगा बद्रीनाथ धाम की यात्रा में। अगर आप पीक सीजन में बद्रीनाथ धाम जाकर दर्शन करते हैं, बाई बस अपनी यात्रा करते हैं, डोरमेट्री में रुक जाते हैं, तो आप 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए में बहुत आसानी से अपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस खर्च में आपको हरिद्वार पहुंचने तक के खर्च को नहीं जोड़ा गया। हरिद्वार के बाद आप जितनी भी यात्रा करते हैं उसमें जो खर्च होता है वो आपका 4 से 5,000 रुपए लग जाता है। अगर आप यही यात्रा अपनी ऑफ सीजन में करते हैं तो इसमें आपको 3 से 4,000 रुपए का खर्च आने वाला है। तो दोस्तों यह था बद्रीनाथ धाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है बद्रीनाथ धाम यात्रा से जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिस्पांस आपको तुरंत दिया जाएगा। और कमेंट में सभी भक्त जय बद्री विशाल जरूर लिखेंगे। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.